नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या स्वन है और उसी को एक स्तर पर हम वर्ण भी कहते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार आदि ये सब वर्ण हैं। भारतीय वाङ्मय के उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में वर्ण शब्द मिलता तो है, लेकिन वह उच्चरित इकाई या भाषा की न्यूनतम इकाई के अर्थ में नहीं मिलता। वहाँ वह या तो रंग अर्थात कलर के अर्थ में है या मानवों के एक खास प्रकार के जातिगत या जन्मगत विभाजन की कोटि यानी वर्ण व्यवस्था के अर्थ में है। भाषा की उच्चरित इकाई स्वर, व्यंजन आदि के लिए वर्ण शब्द का प्रथम प्रयोग संभवतः ऐतरेय ब्राह्मण में है, जैसा कि शोधकर्ता बतलाते हैं। त्रयो वर्णा अजायन्त अकार उकारो मकार इति। यह स्पष्ट उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। आज का विवेचनीय विषय वर्णों की सुसंगत व्यवस्था, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, से संबंधित है। वर्णों की सुसंगत व्यवस्था या वर्णमाला भाषा के प्रयोक्ता समाज के सामूहिक अचेतन मन में कायम रहती है, कायम रह सकती है, जो भाषा के लिखित होने पर लिपिबद्ध भी हो सकती है। यह व्यवस्था उस भाषा के वर्णों के उच्चारण स्वरूप के अनुसार प्राप्त वितरण को देखकर बड़े गहन विमर्श के पश्चात अस्तित्व में आती है। 14 माहेश्वर सूत्र, जिन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, के रूप में संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वह बहुत ही सूक्ष्म मेधा के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर संयोजित की गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र के रूप में आई वर्णमाला, जिसे परंपरा में वर्ण समाम्नाय कहा गया है, पर आधारित है। वर्ण समाम्नाय शब्द का प्रयोग पहली बार प्रातिशाख्यों में हुआ है। प्रातिशाख्यों के बारे में आगे बात करेंगे। कई विद्वान माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र में आगत वर्णमाला को पाणिनिकृत ही मानते हैं। हिंदी के आचार्य विद्यानिवास मिश्र की किताब भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन की पीठिका और उनका विख्यात शोध ग्रंथ द डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि, जो पेरिस से प्रकाशित हुई थी, को पढ़कर प्रत्याहार सूत्रों की वर्णमाला, जिसे वे पाणिनिकृत मानते हैं, कि वैज्ञानिक संयोजना को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के वर्ण समूह को यदि हम वर्णमाला कहते हैं तो शिष्टाचारवश ही इनके वर्णों का क्रम वैज्ञानिक व्यवस्था में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि उन में प्राप्त वर्णों का एक संग्रह भर है, और वह भी बेतरतीब सा। उस संग्रह में स्वर और व्यंजन वर्णों का भी स्पष्ट विवेक, स्पष्ट वितरण
स्पष्ट विभाजन नहीं दिखाई देता। वर्णमाला के पर्यायवाची के रूप में हम अंग्रेजी के अल्फाबेट शब्द से सुपरिचित हैं। यह शब्द मध्यकाल की अंग्रेजी से हमें प्राप्त हुआ है। इसका मूल है लैटिन शब्द अल्फाबेटम, जो ग्रीक यानी यूनानी के दो शब्दों अल्फा और बीटा से बना हुआ है। अल्फा और बीटा यूनानी लिपि के दो लिपि चिन्ह हैं, लिपि चिन्हों के नाम हैं, और इस प्रकार के ढेर सारे लिपि चिन्ह हैं। ज्ञात स्रोतों के अनुसार ध्वनियों को व्यक्त करने वाली लिपि सबसे पहले फोनीशिया की संस्कृति में ईसा पूर्व 11वीं सदी के आसपास पैदा हुई थी। फोनीशिया भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ स्थित एक प्राचीन सभ्यता है, जो उर्वर अर्धचंद्र यानी फर्टाइल क्रेसेंट के पश्चिमी भाग में स्थित थी। उस उर्वर चंद्र अर्धचंद्र के अंतर्गत मेसोपोटामिया, असीरिया, फोनीशिया आदि की सभ्यताएं फली फूली थी, और वर्तमान समय में इस इलाके को पहचानना चाहें तो ईरान, इराक, लेबनान, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी सीरिया के हिस्से इसमें आते हैं। उस समय की जो पहली ध्वनि लिपि पैदा हुई थी, आज हम उत्तरी सेमेटिक लिपि कहकर उद्धृत करते हैं, जिसके रूप कनानी या फिनिशियन और आर्मेई लिपियां, और उनमें आलेफ, बेत, गिमेल, दालेथ नामक लिपि चिन्ह थे। ग्रीक में इन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि कहते हैं, और 22 लिपि चिन्ह थे ये कुल मिला के। ये नाम उनकी भाषा में क्रमशः बैल, मकान, ऊंट, द्वार आदि के थे। उन्हीं से अलग अलग ऐतिहासिक प्रक्रिया से यूनानी, लैटिन यानी रोमन, जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है या और भी भाषाएं लिखी जाती हैं, आदि लिपियां और नबाती लिपि, फिर सिनाई लिपि आदि से होते हुए बाद में अरबी लिपि का भी विकास हुआ। अरबी में लिपि चिन्हों का नामकरण उन्हीं से प्रेरणा लेकर अलिफ, बे, जिम, दाल आदि हो गए, और अरबी में कुछ संकेत जोड़कर फारसी लिपि बनी, और भारत की जो विकसित भाषा उर्दू है, उसमें कुछ और संकेत जो भारतीय ध्वनियां थी उनको व्यक्त करने के लिए जोड़े गए। तो इस प्रकार एक लिपि का संक्षिप्त इतिहास आपके सामने रखने का एक ही प्रयोजन है कि जो अल्फाबेट शब्द वर्णमाला के अर्थ में प्रचलित है, उसके मूल व्युत्पत्ति स्रोत को आप तक प्रस्तुत करें। एक बार फिर हम पाणिनि के अष्टाध्यायी के मूल आधार प्रत्याहार सूत्रों तक आए। ये प्रत्याहार सूत्र जो संख्या में 14 हैं, क्रमशः इस प्रकार हैं: ऐ उण, ऋ लृक्, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, यमंगणनम, झ भय, घ ढ जब गडदश, खफ छठ थ चट तव, कपय, श श सर, हल। 14 सूत्रों में से प्रत्येक के अंत में जो हलंत ण, अंग, च, ट आदि वर्ण आए हुए हैं, इन्हें इत कहा जाता है। इत संज्ञक हैं ये।
और वर्णमाला में इनकी गणना नहीं होती। उन्हें हटाकर जो वर्णमाला का क्रम बनता है वह इस प्रकार अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह। यही संस्कृत की पूरी वर्णमाला है जिसे पाणिनि ने माना है, और कई विद्वानों के अनुसार यह पाणिनि कृत ही है। नंदिकेश्वर काशिका में एक श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इन 14 को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, और नंदिकेश्वर काशिका के अनुसार यह प्रसिद्धि है कि ये शिव द्वारा पाणिनि को प्राप्त हुए थे या ऋषियों को प्राप्त हुए थे। बहरहाल यहाँ इन सूत्रों का उल्लेख करने का एक कारण यह है कि यह जो वर्णमाला का क्रम है उससे हमारी वर्तमान जो हिंदी वर्णमाला है उसका क्रम मेल नहीं खाता। हिंदी में जो वर्णमाला हमें बचपन में या बचपन से ही सिखाई गई है, अथवा जिसे हिंदी वर्णमाला के रूप में हम देखने पहचानने के अभ्यस्त रहे हैं, उसका कुछ इस प्रकार क्रम है, अ आ ई उ ऊ री, कुछ लोग दीर्घ री को भी रख सकते हैं, फिर ए ऐ ओ औ, फिर अंग अह, जो सही में अनुस्वार और विसर्ग के लिए संकेतक हैं, फिर क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, और इसके साथ हिंदी में ड के साथ ड़ और ढ के साथ ढ़ को भी रखा गया है, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, और फिर य र ल व श यानी तालव्य श, श यानी मूर्धन्य श, स यानी दंत्य स, और फिर ह। हिंदी की वर्णमाला है। क्ष त्र ज्ञ श्र ट्र आदि वर्णमाला में परिगणित नहीं है क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, मूल वर्ण नहीं है। तो हिंदी की जो ये वर्णमाला कही जाती है, सामान्य दृष्टि से देखने पर तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं प्रतीत होती, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह वर्णमाला भी काफी हद तक वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित नजर आती है, जिसका हम आगे विचार करेंगे। सवाल उठता है कि इस वर्णमाला का क्या स्रोत है। हिंदी व्याकरणों में इसे किस रूप में दर्ज किया गया है। हिंदी व्याकरणों के बनने की कहानी कम से कम 350 या 400 सालों तक पुरानी मानी जाती है। व्यवस्थित व्याकरण बनाने का सिलसिला जॉन जोशुआ केटलर
की किताब ए ग्रामर एंड वोकैब्युलरी ऑफ लिंगा हिंदुस्तानी का जो लैटिन अनुवाद के रूप में 1743 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी से शुरू होती है। परंतु तेज के भाटिया ने ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी ग्रामेटिकल ट्रेडिशंस में यह सूचना दी है कि केटलर की किताब मूल रूप से डच भाषा में 1698 ईस्वी में ही लिखी जा चुकी थी, भले उसका अनुवाद बाद में प्रकाशित हुआ। तो तब से लेकर आज तक हिंदी व्याकरण व्यवस्थित ढंग से मिलते हैं और इन 350-400 सालों के इतिहास में जो हिंदी वर्णमाला उन ग्रंथों में दर्ज की गई है उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे प्रयास की यह सीमा है कि केटलर का व्याकरण ग्रंथ तो मुझे आज तक देखने को मिला नहीं है। जो सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ मुझे इस क्रम में मिला है वह 1871 ईस्वी में W.A. थ्रिंगटन के भाषा भास्कर के रूप में, जिसका 1882 ईस्वी का संस्करण ही मुझे देखने को प्राप्त हुआ है। उसमें जो वर्णों का क्रम है, हिंदी वर्णों का क्रम है, वह अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत क्रम जैसा ही है। री और ए के बीच दीर्घ री, ली और दीर्घ ली का भी उल्लेख है, पर यह हिंदी शब्दों में नहीं आते ऐसा भी उल्लेख है। अनुस्वार और विसर्ग का अलग से उल्लेख कर उन्हें व्यंजन कहा गया है। 1875 ईस्वी में रचित और 1876 ईस्वी में प्रकाशित ए ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो सैमुअल हेनरी केलॉग ने लिखा के अनुसार भी वर्णमाला का लगभग यही क्रम बनता है। केलॉग के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1980 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से श्री राम शर्मा द्वारा किया गया अनुवाद प्रकाशित हुआ है। मुझे केलॉग के ग्रंथ का अंग्रेजी ग्रंथ का तीसरा संस्करण जो 1938 ईस्वी में लंदन से छपा है देखने को मिला। वे देवनागरी अल्फाबेट के अंतर्गत वावेल के रूप में 11 की चर्चा करते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर व्यंजन के रूप में वे क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के 25 व्यंजनों का उल्लेख करते हैं क्रम से। फिर सेमी वावेल्स जिसे अर्ध स्वर हिंदी संस्करण में कहा गया है नाम से य, र, ल और व की चर्चा करते हैं। फिर वे ऊष्म वर्णों की चर्चा करते हैं। 3 ही ऊष्म वर्ण गिनते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। और अंत में ह की अलग से चर्चा महाप्राण के रूप में करते हैं। फिर क्लासिकल संस्कृत लिखकर उसके आगे दीर्घ री, ह्रस्व ली और दीर्घ ली का उल्लेख करते हैं। और फिर वैदिक संस्कृत लिख के जो मराठी वाला ल और ड़ के बीच का एक प्रतीक जिसका उच्चारण ळ यानी ल और ड़ के बीच ल को जब आप मूर्धन्य बना के बोलने का प्रयास करें तो जो ध्वनि उच्चरित होती है अग्निमीले पुरोहितम इस वैदिक ऋचा में, तो वो जो वैदिक ध्वनि ल है उसका उल्लेख किया। और
कहा कि ये मराठी में अभी प्राप्त है। अनुस्वार और विसर्ग को के लाग चंद्र बिंदु, हल, विराम जैसे चिन्हों के साथ ही रखते हैं, यानी अनुस्वार विसर्ग के स्वतंत्र वर्णत्व से वो बिल्कुल सहमत नहीं है या कहे परिचित नहीं है। इसी तरह से ड़ और ढ़ की भी वे सत्ता वर्ण के रूप में नहीं मानते। हमने अभी जो वर्णमाला आपके सामने प्रस्तुत की थी उसमें ड़ और ढ़ का वर्ण के रूप में अलग से अस्तित्व रखा गया था। 1886 ईस्वी में एडविन ग्रिब्ज का व्याकरण ग्रंथ ए ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी प्रकाशित होता है। ग्रिब्ज केलॉग से पूरी तरह प्रभावित हैं। वे ही 11 स्वर और वे ही 33 व्यंजन क से ह तक रखते हैं। ड़ और ढ़ को वे क यानी जो क के नीचे नुक्ता लगा के लोग लिखते हैं, क, ख, ग, ज, फ, ये 5 जो नुक्तेदार रूप में हिंदी में लोग लिख रहे हैं आज के साथ बिंदु वाले वर्ण के रूप में ड़ और ढ़ को गिना देते हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से हिंदी वर्णमाला में उन्हें घोषित नहीं करते। 1919 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी कौमुदी, जिसका तीसरा संस्करण मुझे देखने को मिला है, जो कि कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण ग्रंथ के बाद में प्रकाशन हुआ, उसमें भी वही 11 स्वर और वही क्रम, व्यंजन वे ही क से ह तक, पर आगे अंबिका प्रसाद वाजपेयी ड़ और ढ़ के साथ अनुस्वार और विसर्ग को भी वर्णमाला में उल्लिखित करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ड़ और ढ़ अनुस्वार और विसर्ग को ह के बाद यानी वर्णमाला के अंत में रखते हैं। हिंदी व्याकरण के व्यवस्थापक विद्वान पंडित कामता प्रसाद गुरु का विश्रुत व्याकरण हिंदी व्याकरण नाम से 1920 ईस्वी में रचित हुआ और 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ। उसका पहला संस्करण तो मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन संभवतः 1927 ईस्वी का संस्करण देखने को मिला। उसमें स्पष्ट रूप से वर्णमाला का प्रारूप तो नहीं रखते, लेकिन 44 और अनुस्वार और विसर्ग मिला के 2 यानी 46 वर्ण कुल हिंदी में मानते दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी जो अन्य किताबें हैं व्याकरण विषयक, जैसे संक्षिप्त हिंदी व्याकरण, उसमें स्पष्ट रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन तथा अनुस्वार और विसर्ग को मिला के एक वर्णमाला का प्रारूप भी रखते हैं। लेकिन वे ड़ और ढ़ को स्वतंत्र वर्ण के रूप में नहीं मानते, बल्कि ड और ढ के विशिष्ट या स्थानीय उच्चारण के रूप में ही मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं, चूंकि हिंदी के परिष्कारक वैयाकरण किशोरीदास वाजपेयी स्पष्ट रूप से वर्णमाला जैसा प्रारूप अपने हिंदी शब्दानुशासन या सरल शब्दानुशासन में नहीं रखते और बहुत हद तक पाणिनीय प्रभाव में ही वर्णों की गिनती करते हैं, इसलिए सीधे हम आते हैं 1958 ईस्वी में प्रकाशित भारत सरकार की परियोजना से बने हुए व्याकरण ग्रंथ ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, जो आर्येंद्र शर्मा ने जिसे लिखा कि अल्फाबेट में उसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन रखे गए हैं और क्रम प्रायः वही है। ड़ और ढ़ का उल्लेख वे ह के बाद करते हैं।
और इस प्रकार 44 वर्ण वे मानते हैं। इसके बाद 1983 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी व्याकरण, जिसके रचयिता रूसी वैयाकरण दीमशित्स हैं, और यह व्याकरण योगेंद्र नागपाल द्वारा कृत अनुवाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। मूल रूसी ग्रंथ क्या था यह देखने का अवसर नहीं मिला, तो योगेंद्र नागपाल द्वारा अनुदित दीमशित्स की कृति हिंदी व्याकरण 1983 ईस्वी में देवनागरी लिपि में मूल 44 वर्ण माने गए हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, और क्रम प्रायः वही है, लेकिन दीमशित्स केलॉग से पूरी तरह प्रभावित दिखाई देते हैं, और उन्हीं की तरह वे पहले 11 स्वर, फिर 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन, फिर 4 अंतस्थ य र ल व, और फिर 3 ही ऊष्म तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, और फिर ह नामक महाप्राण वर्ण की चर्चा करते हैं। आगे वे ड़ और ढ़ तथा नुक्तेदार 5 विदेशी ध्वनि वाले जो वर्ण हैं, विदेशी ध्वनियों को लिखित रूप देने वाला जो देवनागरी चिन्ह है क, ख, ग, ज, फ की भी चर्चा करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से समय समय पर देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका अलग अलग संस्करणों के रूप में जो प्रकाशित होते रही है, उसमें वर्णमाला के अलग अलग प्रारूप नजर आए हैं। किसी में अनुस्वार और विसर्ग को 11 स्वरों के बाद वर्णवत गिना गया है, तो किसी संस्करण में बिल्कुल नहीं गिना गया है। कहीं ट, ठ, ड, ढ, ण के बाद उसी पंक्ति में आगे ड़ और ढ़ का भी उल्लेख है, तो किसी में ह के बाद ड़ और ढ़ का उल्लेख है। लेकिन मोटे तौर पर 11 स्वर और 35 व्यंजन ड़ और ढ़ को मिला के, यानी मूलतः 46 वर्ण की बात की गई है। और क्रम भी अब तक जो विभिन्न वैयाकरणों द्वारा प्रतिपादित है उसी तरह का रखा गया है। 2016 का संस्करण जो है उस पुस्तिका का, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का 2016 का जो संस्करण है, उसमें ह के बाद ड़ और ढ़ उल्लिखित है। दीर्घ री और ह्रस्व और दीर्घ री के संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त देवनागरी में मौजूद रहने की बात कही गई है। अनुस्वार और विसर्ग को वर्णों में न गिनकर अलग से चिह्नवत गिना गया है, चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र या हल चिन्ह की तरह। गृहीत आगत व्यंजनों में 3 को ही रखा गया है, ख, ज और फ, लेकिन फुटनोट में फिर बाकी 2 को भी, यानी क और ग को भी गिन लिया गया है। तो संक्षेप में हमने हिंदी व्याकरणों में जो वर्णमाला का प्रारूप है और जो हमें बचपन से अब तक वर्णमाला के रूप में सिखाया जाता रहा है, उन्हें आपके सामने रखा है। आज का वीडियो इसी विषय पर पूरा करते हुए आगे का जो प्रश्न है कि हिंदी को ये वर्णमाला जो प्राप्त हुई है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, उसका स्रोत क्या है और उसमें किस तरह की व्यवस्थागत वैज्ञानिकता है, इस विषय पर अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।